चलो, अब हमारे पास चैप्टर आ गया इंटरनल ट्रेड। दो तरीके से व्यापार कर सकते हो, या आप तो इंटरनल ट्रेड कर सकते हो या एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हो। एक्सटर्नल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जिस कंट्री में आप रहते हो उसी कंट्री में आपका बिजनेस है, उसी कंट्री में आप बिजनेस करते हो। क्लियर? तो इंटरनल ट्रेड का मतलब ये हो गया। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं, सीधा चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो पहले देखो मीनिंग क्या लिखी हुई है स्मॉल ट्रेड की। Small trade, internal trade may be defined as buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country. Goods are produced and consumed within the country, so no custom duty or import duty is levied. अब क्या है इसमें, तो जो तुम गुड्स वगैरह परचेज सेल कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? विद इन द कंट्री कर रहे हो, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। नॉर्मली क्या होता है जब तुम एक्सटर्नल ट्रेड करते हो ना, तो तुम पे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें कोई ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी हमें यहाँ पे नहीं करना। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास है ये इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड देखा जाए तो दो टाइप से करते हैं लोग, क्या? या तो होलसेल का काम करते हैं या फिर रिटेल का काम करते हैं। होलसेल का मतलब क्या होता है? लमसम क्वांटिटी में गुड्स खरीदना और उसको रिटेलर को बेचना। होलसेलर अगर आप हो तो आप कस्टमर से डील नहीं करते, आपके कस्टमर कौन हो जाते हैं? रिटेलर्स, ठीक है। और रिटेलर कौन होता है? जो होलसेलर से सामान लेता है, ठीक है, और किसको सेल करता है? कस्टमर को, स्मॉल क्वांटिटी में, डे टू डे। क्लियर? चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब हमारे पास है होलसेल, शुरू करते हैं अब होलसेल। क्लियर? होलसेल है ना सिलेबस में। तो देखो मीनिंग क्या है होलसेल की। होलसेल सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। दे परचेज इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड sell in a small lot to the retailer or industrial use. They do not sell product to the ultimate consumer. क्या मैंने इसमें बताया? अब जो होलसेलर होगा किससे सामान खरीदेगा बताओ? मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, है ना, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और फिर किसको सेल करेगा? रिटेलर को या इंडस्ट्रियल लोगों को जो इसको कंज्यूम करना चाहते हैं। क्लियर? ये डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करेगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। यानी जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है, क्या सुविधा देता है? तो फैसिलिटेट लार्ज स्केल। अब जितने ज़्यादा होलसेलर होंगे, प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा गुड्स बनाने में हेल्प मिलेगी, राइट। क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है? बल्क में लेता है मैन्युफैक्चरर से, तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर का सामान बिकेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा, एक्सपर्ट एडवाइस एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर को क्या इंफॉर्मेशन देता है होलसेलर? मार्केट की इंफॉर्मेशन देता है कि आजकल मार्केट में क्या डिमांड है और किस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तीसरा क्या करता है? प्रोवाइड वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटी। अब जो प्रोड्यूसर है उसके पास सामान रखने की जगह नहीं है, उसके पास क्या है? वेयर हाउसिंग की सुविधा नहीं है, वो सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये सुविधा अगर होलसेलर के पास है तो ये एक प्रकार की सर्विस हो गई जो किसने किसको दी? होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को। क्लियर? बेयरिंग रिस्क। अब रिस्क बेयरिंग कैसे करता है? हो सकता है कि गुड्स तो आपने बना लिए लेकिन ना बिके, या सीजनली गुड्स टाइम से नहीं बिकते, तो इसका रिस्क कौन ले लेता है गुड्स सेल करने का? बताओ? होलसेलर ले लेता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चर। अब कभी कभी तो कई होलसेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर को एडवांस दे देते हैं गुड्स का, राइट। गुड्स का एडवांस दे देते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन करने में दिक्कत ना हो और उसको लेबर की कॉस्ट को बियर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? उसके बाद फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। किसका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्शन रुकेगा ही नहीं, तुरंत उसकी सप्लाई बनी रहेगी। समझ रहे हो? होलसेलर लगातार सामान लेता रहेगा और इस तरीके से उसको सर्विस मिलती रहेगी। क्लियर? अब हम देखते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। सर्विसेज, अब होलसेलर किसको सर्विस दे रहा है? रिटेलर को। वो दो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स में? सबसे पहला वो टाइम पे गुड्स पहुंचा रहा है आपको। क्या कर रहा है?
टाइम से गुड्स पहुंचा रहा है, किसको? रिटेलर को। रिटेलर को कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, वो बस होलसेलर के पास आ जाए, उसके गोडाउन में सामान 12 महीने पड़ा हुआ है, राइट। फिर मार्केट सपोर्ट देता है। मार्केट सपोर्ट मतलब मार्केटिंग की हेल्प करता है, समझ रहे हो, कस्टमर बनाने में हेल्प करता है। तो मार्केट में जो भी उसको सपोर्ट चाहिए रिटेलर को कौन देगा? होलसेलर, राइट। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कि आपको उधारी पे सामान दे देगा, मतलब वो कहेगा कि आप सामान ले जाओ, जब आपका प्रोडक्ट सेल हो तब पैसे दे देना, ठीक है। स्पेशलाइज नॉलेज देगा आपको, बढ़िया टाइप की नॉलेज देगा आपको, एक्सपर्ट नॉलेज देगा, मैनेजियल नॉलेज देगा, ताकि आप अपनी गुड्स को बेटर तरीके से सेल बड़े स्केल पे कर पाओ। और आपका रिस्क शेयर करेगा। रिस्क शेयर मतलब आपका अगर मान लो गुड्स ना बिका या खराब हो गया या कस्टमर ने वापस कर दिया, तो होलसेलर आपसे वो गुड्स को ले लेगा। क्लियर? हम्म हम्म अब हमारे पास क्या आ गया देखो, रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड क्या हो गया हमारे पास? रिटेल बिजनेस एंटरप्राइज विच बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब रिटेलर गुड्स किससे खरीदेगा? होलसेलर से, और वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में किसको बेचेगा? कस्टमर। क्लियर? अब इसकी सर्विसेज देख लेते हैं। सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर, राइट। तो देखो क्या है, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब तुम खुद सोचो, अगर रिटेलर नहीं रहेगा तो कस्टमर तक तो गुड्स पहुंचेगी ही नहीं, तो रियल में गुड्स कौन पहुंचा रहा है कस्टमर तक? रिटेलर। तो सबसे बड़ी हेल्प तो यही कर रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद पर्सनल सेलिंग करेगा, कस्टमर टू कस्टमर सेल करेगा, घर घर जाके बेचेगा, समझ रहे हो, ऑर्डर लेगा, कस्टमर से बिल्कुल टाई अप करेगा, फॉलो अप करेगा, तो इसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। क्लियर? इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब जितना ज़्यादा रिटेलर गुड्स को सोल्ड करेंगे कस्टमर को, उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और उतना ही आप प्रोडक्शन ज़्यादा करने में आपको हेल्प मिलेगी, राइट। उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग मार्केट इन कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, मतलब मार्केट में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा, किस पे उसका ट्रस्ट नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन किसको देगा? रिटेलर आगे देगा, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तक वो बातें जाएंगी, राइट। हेल्प इन सेल प्रमोशन, ये क्या है हेल्प इन सेल प्रमोशन? अब सेल प्रमोशन मतलब जैसे मान लो बाय वन गेट टू का ऑफर चल रहा है, समझ रहे हो, या कौन सी स्कीम चल रही है, ये सब बातें कौन किसको बता पाएगा? रिटेलर कस्टमर तक बेटर तरीके से बता पाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अब सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर, यानी अब कंज्यूमर को रिटेलर कौन कौन सी सर्विस देता है, ये तो बहुत आसान है, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम खुद सोचो, एक शॉप वाला जो है तुम्हारी बगल में या तुम्हारी गली में, वो तुम्हें क्या क्या सर्विस देता है बताओ? तुम्हें जब मर्जी गुड्स मिल जाती है, समझ रहे हो, तुम्हें नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, समझ रहे हो, बाद में पेमेंट कर सकते हो, बहुत वाइड रेंज का वहाँ पे होता है। अगर आपको टूथपेस्ट लेना है तो किसी प्रकार का ले सकते हो, कोलगेट है, सिबा का है, पेप्सोडेंट है, समझ रहे हो। आफ्टर सेल सर्विस मिल जाती है, गुड्स लेने के बाद अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आई तो वो गुड्स वापस भी कर सकता है, समझ रहे हो। ये सारी सुविधाएं कौन दे रहा है आपको? रिटेलर दे रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट क्रेडिट फैसिलिटी देता है, आपको उधार दे सकता है, आपको महीने महीने पेमेंट करनी पे कर सकते हो आप, जरूरी नहीं आपको तुरंत पे करना पड़े, समझ रहे हो। तो ये सारी सुविधाएं कौन किसको दे रहा है? रिटेलर। रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। चलिए, चलो अब हमारे पास टॉपिक आ गया टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं ट्रेड पे, यानी जब आप व्यापार करते हो तो व्यापारियों के बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वैसे तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी होती हैं, बट जितने हमारे पास बुक में है, सिलेबस में, हम उतना डिस्कस करेंगे। पहला सीओडी। सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी। इसमें लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इफ द बायर इज अनेबल टू मेक पेमेंट व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर, देन इट विल बी रिटर्न टू द सेलर। अब इसमें ये कंडीशन है सिंपल कि जब मेरी गुड्स आपके पास पहुंच जाए तब आप पैसे दे देना, आपको एडवांस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरा सामान आपके पास ना पहुंचे तो आप पेमेंट मत करना, समझ गए। ये पहला हो गया। दूसरा है फ्री ऑन बोर्ड। क्या है दूसरा? फ्री ऑन बोर्ड। क्या लिखा हुआ है फ्री ऑन बोर्ड में? फ्री ऑन बोर्ड देखते हैं अब क्या है। फ्री ऑन बोर्ड या क्या लिखा हुआ है? फ्री ऑन रेल।
राइट। FOB या FOR इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच all the expenses up to the point of delivery to a courier, it may be a ship, it make नहीं है, it may होगा, ठीक है, it may be a ship, रेल, लॉरी एटसेट्रा आर टू बी बॉर्न बाय सेलर। ये एक प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया जो भाड़ा वगैरह लगेगा ना रेल का, शिपमेंट का, वो सेलर खुद बियर कर लेगा, मतलब आपके घर तक का सारा खर्चा सेलर खुद बियर कर लेगा। समझ गए? अब है CFF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये भी एक तरीके से खर्चा है। क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स, it is the price of goods which includes not only the cost of goods but also the insurance and freight charges payable on goods up to destination of port। अब ये क्या है? ये एक तरीके से जब सामान वहां जाता है ना, एक बंदरगाह समझते हो, बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं उसको। जैसे केरला से सामान जाना है गुजरात तो पोर्ट के रास्ते से चला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स विच इंक्लूड्स नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसमें आपको खर्चा देना पड़ेगा सामान का भी बट ऑल्सो इंश्योरेंस का भी, फ्रेट चार्जेस का भी। समझ गए? यानी इस एक तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ CFF का बिलिंग हो रही है आपकी, तो CFF की बिलिंग में इसका मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा और जो भाड़ा लगेगा वो पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन हुआ है? CFF। क्लियर यहां तक? एक हमारे पास क्या कंडीशन है? एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ENOE। ये क्या है हमारे पास? देखते हैं। ENOE, एरर एंड omission expected, ये है। it refers to that term which is used in trade document to say that mistake and things that have been forgotten should be taken into account। मतलब क्या लिखा हुआ है? It refers to that term which is used in trade document to say that mistake and things that have been forgotten should be taken into account। अगर आपकी कोई गलती हो गई तो उस गलती के दो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या तो आपको गलती का हर्जाना देना पड़ेगा या गलती आपकी माफ कर दी जाएगी। समझ रहे हो? तो एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, एरर एंड ओमिशन के दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो आपको माफ हो जाएगी या आपको उसका हर्जाना जुर्माना देना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? चलो अब जो हमारे पास इसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है। तो इसमें आप ये समझ लो सिंपल, इटरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स, इतना बस समझ लो। यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड में हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे, इटरेंट और फिक्स शॉप। इटरेंट का मतलब क्या होता है? जो बताओ, जो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, राइट, एक जगह नहीं बैठते, वो रिटेलर्स। और फिक्स शॉप क्या है बताओ? जिनकी एक जगह फिक्स है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, तब आपको सामान मिलेगा। बाकी डिटेल से हमने नेक्स्ट वीडियो में इसको कर रखा है। क्लियर? अब हमारे पास एक मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है जो कि बहुत आजकल पॉपुलर है, दैट इज मेल ऑर्डर बिजनेस। क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस? सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आपको कैसे इसमें बिजनेस करना है वो देखते हैं। मेल ऑर्डर हाउसेज आर रिटेल आउटलेट दैट सेल देयर मर्केंडाइज थ्रू मेल। समझ रहे हो? देयर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड द सेलर इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब समझे? इसमें है आपका जो बिजनेस चल रहा है वो कैसे चल रहा है? थ्रू मेल के थ्रू। मेल का मतलब है कि आपसे डायरेक्टली कस्टमर कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा। समझ रहे हो? आपको वो मेल करता है, यानी आपको वो रिक्वेस्ट भेजता है ये सामान चाहिए, और फिर आप उसको डेस्टिनेशन पे गुड्स को डिलीवर करवा देते हो, राइट? समझ रहे हो? मेल ऑर्डर बिजनेस जैसे होता है ना कि आपने ऑर्डर किया और फिर आपको गुड्स डिलीवर हो गई, जैसे जोमेटो वगैरह काम कर रहे हैं ना, जो स्विगी वगैरह काम कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से मेल ऑर्डर बिजनेस है। ठीक, अब इसमें देखो क्या चीज़ें हैं स्पेशल एडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या है? लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन है, मिचौलिए का बीच में काम खत्म, सीधा आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो। एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स, इसे बैड डेट्स नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर आपको या तो एडवांस पैसा मिल जाता है या फिर COD पे मिल ही जाता है। डेफरमेंट का चक्कर नहीं होता कि बाद में दे देंगे। समझ रहे हो? वाइड रीच है, बहुत बड़े लेवल पे आप
सप्लाई कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, और एक कन्वीनियंस है कस्टमर के लिए, बड़ा आरामदायक है, कस्टमर जब मर्जी चाहे इस प्रकार के ऑर्डर कर सकता है। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, देखो क्या। पहला है पर्सनल कांटेक्ट नहीं मिल सकता आपको। भाई पर्सनल कांटेक्ट कैसे मिलेगा, उसने तो आपको मेल किया है ना, उसने तो आपको रिक्वेस्ट करी है, राइट। इसे पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। नो आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती इसमें। एक बार आपने सामान ले लिया फिर जोमेटो वाला मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखने वाला, आप उसको खाओ फिर, ठीक है। नो क्रेडिट फैसिलिटी, मैंने जोमेटो का एग्जाम्पल दिया है, हालांकि वो ई बिजनेस में आएगा, ठीक है, बट मेल ऑर्डर भी ऐसे होते हैं जिसमें मेल के थ्रू गुड्स मंगाते हैं। हाई प्रमोशन कॉस्ट है इसकी, इसको प्रमोशन करने में बड़ा खर्चा लगता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है तब हमारे गुड्स बिकते हैं। डिलेड डिलीवरी होती है कभी कभी, तो सामान बहुत लेट आता है, हमें गुस्सा भी आता है। हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा बताओ, पोस्टल सर्विसेज पे, कोरियर सर्विसेज पे। अगर वो डिलीवरी करने के लिए तैयार है तो हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, मतलब ये समझ लो कि इसमें कोरियर को भी बीच में लाना पड़ेगा। जैसे मान लो बुक्स मुझे भेजनी है, अब बुक्स कोई बच्चा मांग रहा है जो कि पंजाबी बाग में रहता है, तो मैं तो जाऊंगा नहीं देने, तो मुझे किस पे डिपेंड रहना है बताओ, पोस्ट ऑफिस पे। अब पोस्ट ऑफिस वाला है ही नहीं, या लॉकडाउन में काम ही नहीं चल रहा, या फिर वो गुड्स तो ले गया मेरी पहुंचाया नहीं, तो मुझे डिपेंडेंसी किस पे हो गई, पोस्टल सर्विसेज। और पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, मिस यूज हो सकता है, गुड्स कहीं और पहुंच जाए, समझ रहे हो, गलत क्वांटिटी में पहुंच जाए, समझ रहे हो, ये सब चीजें खतरा हो सकती है।